वेलकम ऑल ऑफ यू और नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एम्स नोट सेट में फंडामेंटल से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नोट सेट 6 का प्री पेपर हो चुका है, मेन पेपर की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है सबकी। तो जितने भी फंडामेंटल के क्वेश्चन आते हैं वो आज हम इसमें सोल्व करेंगे और आगे सेकंड पार्ट और आएगा इसका। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आल्सो नोन एज। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को और क्या कहा जाता है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी आइट्रोजेनिक, ऑप्शन डी इडियोपैथिक इन्फेक्शन। तो ये सब इन्फेक्शन में कौन सा राइट आंसर होगा? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन किसको कहते हैं? तो जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहा जाता है। प्राइमरी इन्फेक्शन वो होता है जो इन्फेक्शन किसी भी पर्सन को फर्स्ट टाइम एक्सपोज होता है, जो पेशेंट कभी किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से फर्स्ट टाइम एक्सपोज होता है उसे प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। इडियोपैथिक अननोन कोज होता है जिसका, उसे इडियोपैथिक इन्फेक्शन कहते हैं। और आइट्रोजेनिक कहते हैं सर्जिकल और मेडिकल प्रोसीजर के बाद में जो भी कुछ इन्फेक्शन होता है उसे आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए होगा, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोसीजर डन इन द इमेज। ये इमेज देखिए, इसमें कौन सा प्रोसीजर किया गया है आपको बताना है। ये इमेज, इसमें कौन सा प्रोसीजर बताया गया है? ऑप्शंस है नेजोगैस्ट्रिक इंसर्शन, एनजे ट्यूब इंसर्शन, ईटी इंसर्शन एंडोट्रेकियल और डी नन। तो इसका राइट आंसर होगा एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। ऑप्शन ए इज राइट। एनजी ट्यूब नोज से डाली जाती है इसोफेगस के थ्रू स्टोमक में रख। कुछ भी अगर हमें कोई पेशेंट पॉइजन ले लेता है, उसको एक्सपायरेट करना होता है, बाहर निकालना होता है, तब एनजी ट्यूब डाली जाती है। या फिर नथिंग बाय ओरल होता है, कोई एनपीओ जो पेशेंट होता है उसको एनजी ट्यूब के थ्रू भी न्यूट्रिशन और ड्रग्स प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर ओरल कैविटी में कोई भी दिक्कत है, अगर पेशेंट चबाने में या निगलने में असमर्थ है, तो उसे एनजी ट्यूब के थ्रू डायरेक्टली न्यूट्रिशन और ड्रग्स स्टोमक तक पहुंचाई जाती है एनजी ट्यूब के थ्रू। कंटेंट या फिर कोई भी सैंपल लेने के लिए स्टोमक कंटेंट का एनजी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। ईटी ट्यूब एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, ट्रेकिया में जो भी ट्यूब डालते हैं रेस्पिरेशन के लिए उसे ईटी ट्यूब कहते हैं। तो राइट आंसर ए नेजोगैस्ट्रिक इंसर्शन। क्वेश्चन नंबर 3। कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ रेफर्स टू। कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ किसे कहा जाता है? ऑप्शन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, हेल्थ के लिए डिलीवरी एट होम, अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, या फिर हेल्थ केयर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो हेल्थ होती है उसका मतलब होता है अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे कि न्यूरोपैथी, होम्योपैथी, मतलब मेडिसिन के अलावा हम कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे न्यूरोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, इन सब का हम यूज़ ले सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके समानांतर होते हैं, मेडिसिन नहीं तो हम इनको यूज़ ले सकते हैं। इसका मतलब ये है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का मतलब होता है डॉक्टर और जो नर्स होती है उसके बीच में आईपीआर मेंटेन रहता है। जब कोई किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो डॉक्टर और जो पेशेंट होता है, नर्स होती है, पेशेंट होता है, उनके बीच में आईपीआर मेंटेन रहता है इजीली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को अच्छा देने के लिए। हेल्थ केयर डिलीवरी एट होम, हेल्थ केयर डिलीवरी वही मेडिसिन की बात आ गई, वहाँ कम्युनिटी में जाके हेल्थ घर घर पे
तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्या चीज़ है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का कोई अल्टरनेट सिस्टम कौन सा है वो, तो इसका राइट आंसर सी होगा। विच इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रोल प्लेड बाय नर्स। इनमें से कौन सा रोल नर्स नहीं निभाती है? एजुकेटर, केयर प्रोवाइडर, डायग्नोसियन, कम्युनिकेटर। एजुकेटर का रोल निभाती है। जब भी पेशेंट हॉस्पिटल आता है तो उसको एजुकेट करने का काम करती है नर्स। तो राइट आंसर ए इज़ रॉन्ग। बी केयर गिवर काम होता है नर्स का, ये तो उसे करना ही पड़ता है, पेशेंट की केयर करना प्राइमरी वर्क है। ऑप्शन डी कम्युनिकेटर, अच्छा कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है नर्स के लिए। डायग्नोसिस फिजिशियन करता है ना कि नर्स। नर्स ओनली हेल्प करती है डॉक्टर की, डायग्नोसिस फिजिशियन करता है। तो राइट आंसर सी। इनमें से ये डायग्नोस्टिशियन का काम नर्स नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन ऑफ डाटा एज पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज। सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन ऑफ डाटा, नर्सिंग प्रोसेस में कौन सी स्टेप है, कौन सा जिसमें हम डाटा कलेक्शन करते हैं? नर्सिंग असेसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग एंड डायग्नोसिस। तो हिस्ट्री टेकिंग और पेशेंट के बारे में जानकारी लेना, प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस जो भी उसकी प्रॉब्लम थी उनके बारे में जानना, डाटा कलेक्ट करना काम नर्सिंग असेसमेंट में होता है। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा लिया जाता है पेशेंट से। डायग्नोसिस में डाटा लेने के बाद डिजीज़ डायग्नोस की जाती है। प्लानिंग, जो भी डिजीज़ डायग्नोस की गई है उसमें हम क्या कर सकते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, उसमें प्लानिंग की जाती है। और इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने प्लानिंग की उसको इम्प्लीमेंट करना इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। तो डाटा कलेक्शन का काम नर्सिंग असेसमेंट प्रोसेस में होता है। ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम फिजिकल रेस्ट्रेंट। कौन सी कंडीशन मोस्ट कॉमनली पाई जाती है जब किसी को फिजिकली बांध दिया जाता है, रेस्ट्रेंट कर दिया जाता है? किसी को भी बांधने के बाद में सबसे ज़्यादा कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? शोल्डर डिसलोकेशन, हिप डिसलोकेशन, रिब्स फ्रैक्चर या फ्रैक्चर ऑफ फीमर। फ्रैक्चर ऑफ फीमर, जब एसिटाबुलम से फीमर का हेड डिसलोकेट हो जाता है। फ्रैक्चर ऑफ हिप फीमर इजीली नहीं होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। जब पेशेंट या तो कहीं से गिर जाए या फिर किसी इंजरी के कारण हिप फीमर का फ्रैक्चर हो सकता है। रेस्ट्रेंट से इजीली फ्रैक्चर नहीं हो सकता है फीमर का। रिब्स फ्रैक्चर, रेस्ट्रेंट करेंगे तो भी रिब्स से फ्रैक्चर होने के चांस नहीं है, क्योंकि रेस्ट्रेंट में रिब्स से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती है, या तो हैंड या फिर लेग्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो रिब्स फ्रैक्चर ज़्यादातर CPR की कंडीशन में या फिर किसी भी अदर इंजरीज में देखने को मिलते हैं। हिप डिसलोकेशन, ये भी इजीली रेस्ट्रेंट फिजिकल रेस्ट्रेंट में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जब एसिटाबुलम फीमर का हेड एसिटाबुलम से अलग हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, उस कंडीशन में हिप डिसलोकेशन, और वो इजीली नहीं होता है। राइट आंसर ए होगा, शोल्डर डिसलोकेशन इजीली ज़्यादातर चांसेज में फिजिकल रेस्ट्रेंट में शोल्डर डिसलोकेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? नॉर्मल रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एपनिया, ऑर्थोपनिया, यूपनिया, डिस्पनिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यूपनिया। यूपनिया इज ए नॉर्मल कंडीशन ऑफ रेस्पिरेशन। ऑर्थोपनिया जो होती है वो जब पेशेंट लाइंग डाउन होता है फ्लैट सरफेस पे, और जिनको हार्ट या फिर लंग्स की कोई डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में ट्रबल साउंड आती है, उसे ऑर्थोपनिया कहते हैं। डिस्पनिया में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की कंडीशन में डिस्पनिया देखने को मिलता है। और एपनिया स्लीप डिसऑर्डर होता है।
एकदम से सांस रुक जाती है और वापस चालू हो जाती है, उस कंडीशन को अपनिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेन दैट इज प्रोटेक्टिव, टेम्परेरी, यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग एंड रिजॉल्व विथ टिश्यू हीलिंग। कौन सा पेन प्रोटेक्टिव होता है, टेम्परेरी होता है, सेल्फ लिमिटिंग अपने आप रुकने वाला, ठीक होने वाला होता है, और रिजॉल्व हो जाता है टिश्यू हीलिंग के साथ। ऑप्शन है एक्यूट पेन, ऑप्शन बी क्रोनिक पेन, ऑप्शन सी नोसिसेप्टिव पेन, और डी न्यूरोपैथिक पेन। इनमें से कौन सा ऐसा पेन है जो प्रोटेक्टिव होता है, टेम्परेरी भी होता है, सेल्फ लिमिटिंग और रिजॉल्व विथ टिश्यू हीलिंग? तो जो एक्यूट जो पेन होता है उसमें ये सब कंडीशन देखने को मिलती है। एक्यूट पेन आपको प्रोटेक्ट करने, कोई भी इन्फेक्शन होगा तो एक्यूट पेन होगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ दिक्कत है जब भी पेन हो रहा है। तो एक्यूट पेन प्रोटेक्टिव का काम कर रहा है। टेम्परेरी होता है, अगर टिश्यू हीलिंग जल्दी हो जाएगी तो, या फिर कोई कंडीशन है वो सबसाइड होते ही एक्यूट पेन रिजॉल्व हो जाएगा। सेल्फ लिमिटिंग अपने आप रुक जाएगा। तो आंसर ए होगा एक्यूट पेन। क्रोनिक पेन, जब एक्यूट पेन की कंडीशन ठीक नहीं होती है, टिश्यू हीलिंग नहीं होता है, या फिर कोई डिजीज सबसाइड नहीं होती है, तो एक्यूट पेन क्रोनिक पेन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए विजुअल एड यूज्ड इन हेल्थ एजुकेशन? हेल्थ एजुकेशन में इनमें से कौन सा विजुअल एड नहीं है? विजुअल एड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए काम ली जाती है। अलग अलग एड्स, विजुअल एड्स, हियरिंग एड्स, तो इनमें से कौन सा विजुअल एड नहीं है? टेक्स्ट बुक हम देख के एजुकेट होते हैं टेक्स्ट बुक को। पोस्टर भी हम आंखों से देख के, वहाँ सुनने की कोई दिक्कत नहीं है, आंखों से देखेंगे और पढ़ के हम एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पे। फिल्म स्ट्रिप्स, वहाँ भी विजुअल एड्स है। ऑडियो कैसेट हियरिंग एड्स में आते हैं, हियरिंग एड्स में आते हैं ऑडियो कैसेट्स। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑडियो कैसेट्स। लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट मेडिकेशन एरर अकर व्हेन? मेडिकेशन एरर मोस्टली किस वजह से देखने को मिलता है? ऑप्शन ए इज़ केयरिंग फॉर टू मेनी क्लाइंट, नर्स बहुत सारे पेशेंट्स को अटेंड करती है इस वजह से। फेल टू फॉलो रूटीन प्रोसीजर फॉलो करने में फेल होने के कारण। एडमिनिस्ट्रिंग अनफेमिलियर मेडिसिन, कोई गलत दवाई देने के कारण। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग न्यूमेरियस मेडिकेशन, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन देने के कारण। तो मेडिकेशन एरर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो है फेल्स टू फॉलो रूटीन प्रोसीजर फॉलो नहीं करने के कारण सबसे ज़्यादा मेडिकेशन एरर देखने को मिलता है। या तो ओवरडोज हो जाए या फिर रूट चेंज हो जाए ड्रग का, इस वजह से मेडिकेशन एरर देखने को मिलता है। इन सबको दूर करने के लिए नर्स को हमेशा प्रिस्क्राइब्ड रिटन ऑर्डर फॉलो करना चाहिए और रूटीन फॉलो करना चाहिए मेडिकेशन एरर से बचने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।